स्वागत चलने के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 51 किसान दोस्तों 28 किलोमीटर दूरी तय करके पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को एक मामले पर लोकसभा के सचिवालय के द्वारा नोटिस दिया गया है। दोस्तों बताएंगे अब अमित शाह क्या नोटिस का खेल खेलकर राहुल गांधी से बदला लेने की कर रहे हैं कोशिश, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर राहुल गांधी ने परिवार के लोगों से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने का पूरी तरीके से दावा किया है। दोस्तों राहुल गांधी इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को उत्तराखंड के अंदर घेरते हुए नजर आएंगे। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के युवाओं के आंदोलन के बाद अब देश के अंदर किसानों के आंदोलन की शुरुआत का टाइम आ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की ओर से रविवार को हरियाणा के दाता सिंह वाला गांव के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर तक किसान बचाओ पदयात्रा शुरुआत की गई। दोस्तों यानी किसानों का आंदोलन अब दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है और किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली और बसों को जब भी लेकर आया जाता है दिल्ली, दोस्तों उसे रास्ते में ही रोक दिया जाता है। और बीजेपी सरकार बार बार ऐसा करती है, तो किसानों ने अब नया रास्ता निकाला है। किसानों ने फैसला लिया कि वो दिल्ली के जंतर मंतर तक पदयात्रा निकालेंगे। 228 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी और 51 पदयात्री इसमें शामिल होंगे। दोस्तों मोर्चा के संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल और सह संयोजक कुरबुरु शांता कुमार ने बताया कि यात्रा की शुरुआत से पहले दत्ता सिंह वाला गांव में गुरुद्वारे के समीप स्थित हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद सुबह 11 बजे पदयात्री अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे। दोस्तों और इसके बाद यात्रा चलते चलते 228 किलोमीटर पूरा तय करने के बाद जंतर मंतर पहुंचेगी और इसमें कई सारे लोग शामिल होंगे, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल खुद मौजूद रहेंगे, राजवीर सिंह और गुलाब राजपूत के साथ साथ हर्षदीप सिंह, बलदेव संदोहा और दिनेश शर्मा समेत नितिन बालियान और अभिमन्यु कोहाड़ मौजूद रहेंगे। तो ये सारे बड़े सीनियर किसान नेता हैं दोस्तों, और अपने तरीके से सब एकजुट होकर 51 किसान नेता दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जो एकजुटता है वो जंतर मंतर पर व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगी। और आप लोगों को पता होगा कि जंतर मंतर पर जब छात्रों का भी आंदोलन हुआ था तो छात्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी। अभी जी दीप के और कुछ उनके साथ में संगीत साथी और एक सोनम वांगचुक थे, फिर भी आंदोलन सफल हुआ क्योंकि जनता का समर्थन मिला। इसीलिए अगर 51 किसान जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, अपनी मांगों को रखेंगे, तो धीरे धीरे करके आंदोलन और बढ़ता जाएगा और आम जनता के समर्थन के बाद बीजेपी को युवाओं के आंदोलन की तरह किसानों की बात भी माननी पड़ेगी। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी और युवाओं ने आंदोलन कर देश के अलग अलग समूहों को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है और बता दिया है कि कैसे देश में आंदोलन किया जा सकता है कि बीजेपी सरकार को बैकफुट पर धकेला जाए, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये एकदम सही तरीका है जिससे आम जनता के समर्थन से बीजेपी को फिर से बैकफुट पर धकेला जा सकता है। दोस्तों किसान आंदोलन के नए रफ्तार को लेकर आपकी क्या राय है, ये नए दौर को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर देश के अंदर जो भ्रम पैदा किया गया था दोस्तों, उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। यानी ये जो भ्रम था कि अमित शाह एक दबंग नेता है, अमित शाह एक ताकतवर नेता है, अमित शाह के आगे कोई टिक नहीं सकता, अमित शाह विपक्ष से डरते नहीं है, राहुल गांधी से डरते नहीं है, कांग्रेस पार्टी से डरते नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें बेफिजूल की निकली जब अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान एक दिन भी सदन की कार्रवाई में शामिल होने, पैर रखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोस्तों ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया। दोस्तों भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने लोकसभा के स्पीकर से राहुल गांधी की शिकायत की थी। राहुल को 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया। राहुल गांधी ने 29 जुलाई को बिल पर चर्चा के दौरान इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ 2 शिकायतें दी गई। बीजेपी के सांसद बोले कि कार्रवाई जरूरी है। 29 जुलाई को जायसवाल ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया। ऐसे में दोस्तों अमित शाह की सांसद के तौर पर गरिमा और संसद की मर्यादा प्रभावित हुई है। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो विशेष अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा बीजेपी के नेता संजय जायसवाल दावा करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह को लेकर राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष बोल रहा था कि कहां है अमित शाह, यानी फर्जी चाणक्य बने घूमते हैं, बताइए सदन में आते क्यों नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से इस मानसून सत्र के
दौरान एक्सपोज किया है दोस्तों। ये बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और यही बड़ा कारण है कि अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब संसद का सत्र खत्म हो गया तो राहुल गांधी को इनडायरेक्ट तरीके से संसद में पेश किया जाए और राहुल गांधी पर दबाव बनाया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों इनका खुद का ईगो हर्ट हो चुका है कि कैसे अमित शाह को विपक्ष ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और यही बड़ा कारण है कि अब अमित शाह के दुख दर्द पीड़ा को कम करने के लिए राहुल गांधी को ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अगर राहुल गांधी इन नोटिस से डरते तो राहुल गांधी आज राहुल गांधी नहीं होते बल्कि राघव चड्ढा बन गए होते और बीजेपी में चले गए होते। ऐसे में राहुल गांधी ने जब संघर्ष का रास्ता ही चुना है तो फिर संघर्ष तो किसी भी तरीके का होगा तो उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने उत्तराखंड की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता से बीते दिन मुलाकात की है दोस्तों और फोटो शेयर किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि राज्य सरकार खुद आज तक उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। यही बीजेपी की विकृत मानसिकता है। यानी दोस्तों अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उसमें दावा किया गया था कि बीजेपी का एक बड़ा नेता इस पूरे कांड में शामिल है जिसे वीआईपी गेस्ट बताया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में एक बड़ा राजनीतिक हंगामा होता है जब उर्मिला सनावार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की दूसरी पत्नी बताई जाती है उसका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर दावा किया जाता है कि बीजेपी का एक सीनियर नेता इस पूरे कांड में जुड़ा हुआ है। दोस्तों जांच पड़ताल की मांग की गई और पूरे प्रदेश भर के अंदर जोरदार तरीके का आंदोलन हुआ। दोस्तों इसके बाद 16 जून 2026 को देहरादून की पुलिस बीजेपी के एमएलए सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लेती है दोस्तों और बीजेपी नेता को बदनाम करने का आरोप लगाया जाता है। गौतम ने 2 करोड़ रुपए यानी बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम ने 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। 7 जनवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम पर लगाए गए आरोपों को लेकर सभी रिपोर्टों को हटाने के लिए बोल दिया। दोस्तों ऐसे में गैग ऑर्डर जारी किया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए अंकिता भंडारी के परिवार के लोग पहुंचे हैं, माता पिता पहुंचे जिन्होंने कहा कि उनको जांच पड़ताल से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। वो चाहते हैं कि इस पर दोबारा से जांच हो, अच्छे से जांच हो। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। 2025 में भी दोनों हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे थे दोस्तों क्योंकि 2024 के अंदर जब राहुल गांधी को बुलाया गया था तो राहुल गांधी का अपमान किया गया था। दोस्तों कहने का मतलब राहुल गांधी को 5वें 6ठे लाइन में बिठाया गया था जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उनको मंत्रियों के पोजीशन में बिठाया जाना चाहिए। यानी मंत्रियों के साथ में कैबिनेट मंत्री की एक जो हैसियत होती है वही हैसियत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की है जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा है। तो ऐसे में राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा थे तो वो कैबिनेट मंत्री के बराबर है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद उनको 5वें 6ठे लाइन में बिठाया गया था। इस बात को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी। बाद में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ना 2025 में गए लाल किले पर मोदी के भाषण को सुनने के लिए और ना ही 26 पर गए। दोस्तों 26 में गए तो कहने का मतलब 2 साल लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मोदी के भाषण का बहिष्कार किया है। बीजेपी के लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश की संसदीय और देश के लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नहीं समझते, उनको विपक्ष के नेता के तौर पर यहाँ होना चाहिए था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर आ भी जाए तो क्या इस बात की गारंटी है कि उनका अपमान नहीं किया जाएगा, उनको 5वें 6ठे रो में बिठा दिया जाता है और एकदम गायब कर दिया जाता है। दोस्तों इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मनमानी करती है और जब कांग्रेस पार्टी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है तो ये लोग लोकतंत्र के मूल्यों का हवाला दे रहे हैं और लोकतंत्र के मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पत्रकार अजीत अंजुम ने बीजेपी सरकार की आलोचना की दोस्तों, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया इस बात को लेकर कड़ी आलोचना की गई है। अजीत अंजुम कहते हैं कि मोदी के लिए जंतर मंतर के युवा प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी दिमागी नक्सल है। सरकार की नीति की आलोचना करने वाला विपक्ष दिमागी नक्सल है, सवाल पूछने वाला पत्रकार और बुद्धिजीवी दिमागी नक्सल है, नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल है, सरकार के दावे और वादे पर घेराबंदी करने वाले किसान दिमागी नक्सल है, सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों बेरोजगार युवा दिमागी नक्सल है, सरकार के बुनियादी ब्रिगेड में जो शामिल नहीं है सब दिमागी नक्सल है। आजादी के 80वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने अपने आलोचकों और विरोधियों के लिए नया शब्द गढ़ा है, दिमागी नक्सल। कई सालों पहले अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा तमगा लगाया गया था दोस्तों। और यही होता है जब राजनीतिक तौर पर आप सबसे अपने कमजोर दौर में चले जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि देश की जनता आपके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है, क्योंकि आपको देश की जनता की समझ नहीं
नहीं होती और यही हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ में। नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो फ्रेंच बोलकर जनजी को यानी युवा आबादी को समझा लेंगे, लेकिन फ्रेंच बोलने के बाद भी जनजी लोग पूछ रहे हैं कि आप हमें रोजगार कब दोगे प्रधानमंत्री जी, ये बताओ कि हमें जो इतनी मेहनत करके हमने शिक्षा अर्जित की है उस शिक्षा का हमको फल कब मिलेगा, रोजगार के नए साधन कब आएंगे। तो ये सारी बातें युवा पूछ रहे हैं दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फ्रेंच, उनको लगता है फ्रेंच बोलने से वो जनजी हो गए हैं। तो अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग अब देश की उस आबादी को नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों जिसको अल्फा जनरेशन और जनजी जनरेशन बोला जाता है, तो अब वो दौर चला गया है जब भाजपा वाले युवाओं की बातें किया करते थे और युवा उसे जोड़कर अपने आप को देखते थे क्योंकि एक अच्छा कनेक्शन बनता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों की जनजी और जन अल्फा ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। भाजपा वाले कोशिशें कर रहे हैं कि अपने नए नए जनजी शब्दों का इस्तेमाल करे और युवाओं के बीच में घुल मिलकर रहे, लेकिन अब ये सारी चीजें काम करती नहीं है। तो अब ये दिमागी नक्सल और ना जाने कैसी कैसी बातें प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि 75 साल से ज्यादा किसी को प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, उनको आराम भी करना चाहिए। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है दोस्तों मनन कुमार मिश्रा, आखिरकार उनको समझ में आ गया कि उन्होंने खौलते तेल में हाथ डाल दिया। अपडेट ये है दोस्तों की युवाओं को लेकर जो आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया था, जिस आदेश के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड अदर लीडिंग सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन को लेकर आदेश देते हुए कहा गया था कि जो हैदराबाद का यूनिवर्सिटी है उसके जो छात्र जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जोरदार तरीके का विरोध किया था, इन छात्रों को लेकर अलग अलग बार काउंसिल से बोला गया कि आप अपने यहाँ इनको प्रैक्टिस मत करने दीजिएगा, यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात कही गई। और इस मामले को जब कांग्रेस जनता पार्टी ने उठाया दोस्तों, तो इसके बाद बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर ये किसने आदेश जारी किया है, वो जांच पड़ताल कराएंगे। लेकिन अब आकर माफी मांग रहे हैं दोस्तों और कह रहे हैं कि मैं अपने युवा दोस्तों से माफी मांगना चाहता हूं। मेरे युवा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण से मेरे युवाओं के बीच में काफी ज्यादा गुस्सा, काफी ज्यादा विद्रोह देखने को मिल रहा है। मैं बच्चों के भावनाओं को समझ सकता हूं, उनको जो दुख दर्द पीड़ा हुआ है उस बात को समझ सकता हूं और उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, बहुत संजीदगी तरीके से सुनी जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर अभी हाल फिलहाल के अंदर मेरे बयान को लेकर अगर किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी हुई है, अगर मेरे शब्दों, मेरे भाषा या मेरे किसी भी तरीके के व्यवहार से अगर युवाओं को कुछ दुख दर्द पीड़ा हुआ है, तो मैं इस बात को लेकर माफी मांगना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का खेद है और मैं माफी मांगना चाहता हूं इन सारे मामलों के लिए। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा हूं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं खेद व्यक्त करता हूं और मेरे लिए ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये मेरे लिए एक एक्नॉलेजमेंट है। यानी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो आप लोगों की फीलिंग है और जो आप लोगों की चिंताएं हैं वो मेरे लिए मायने रखती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। साथ ही साथ केवल 48 घंटे के अंदर दोस्तों ये जो पलटी मार रहे हैं मनन मिश्रा, कह सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष भी हैं और कई सालों से अध्यक्ष बने हुए हैं, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले को लेकर भी थोड़ी चिंता जताई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष का पोस्ट है, क्या इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, क्या ये परमानेंट कोई सीट बन गई है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहना कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसमें ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले इनके घुसने की क्या जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा, इनको समझ में आ गया होगा कि इन्हें लेकर एक बड़ी नाराजगी है दोस्तों और अब ये माफी मांगकर कहीं ना कहीं मामले पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने इनके इस्तीफे की भी मांग शुरू कर दी थी। साथ ही साथ नक्सलियों ने मोदी जी के दिलो दिमाग पर इतना असर कर दिया है कि उन्हें संसद हो या फिर लाल किला हो, सिर्फ नक्सली ही नक्सली दिखाई देते हैं। पहले मोदी जी को अर्बन नक्सली दिखते थे, अब दिमागी नक्सली दिखते हैं। लाल किले से खड़े होकर देश की समस्या नहीं दिखती, गरीबी नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, मासूम और सवाल करने वाले युवा दिखते हैं, वो भी नक्सली के रूप में। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। अगर सवाल पूछने वाला नक्सली है, अपना दिमाग लगाकर आपकी आलोचना करने वाला नक्सली है, आपकी नीतियों पर नाराजगी दिखाने वाला नक्सली है, तो समझ लीजिए कि हर अन्याय ना सहन करने वाला व्यक्ति नक्सली है। और दुर्वासा ऋषि भी नक्सली होंगे, विश्वामित्र भी नक्सली होंगे, कबीर भी नक्सली होंगे, तुलसी भी नक्सली होंगे। आपका बस चले तो आप राम और कृष्ण को भी नक्सली बता देंगे। शर्म कीजिए नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय संविधान। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष ने यह बात बोलकर बीजेपी वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जो सत्ताधारी दल से सवाल पूछे कि ये बताइए कि आपके पास 10,000 करोड़ का चंदा कहां से आ रहा है और आपकी क्या साठगांठ चल रही है बड़े बड़े उद्योगपति के साथ में, और तमाम अन्य बड़े सवाल दोस्तों, छात्रों पर हमले का सवाल, मोदी और शाह कहां है। आप लोग किस पूरे मामले पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
इन भाजपा वालों को ये नजर नहीं आता दोस्तों कि देश का तिरंगा कैसे लगाया जाता है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि बीजेपी के श्रम और परिवहन मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के अंदर अर्जुन सिंह, जो कंट्रोवर्शियल नेता है दोस्तों, विवादित बयान देते रहते हैं। अब ये मंत्री जी अपने कार्यालय पर पहुंचे थे झंडा रोहन करने के लिए, यानी झंडा लगाने के लिए। तो पता चला कि इनने पार्टी का झंडा जाकर फहरा दिया दोस्तों, यानी झंडा फहराना था राष्ट्रीय तिरंगा, लेकिन फहरा दिया बीजेपी का पार्टी का झंडा। इस पर आप बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये वीडियो आधा डाला गया है, पूरा वीडियो देखा जाएगा तो उसमें वो तिरंगा भी फहरा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने कहा कि अगर तिरंगा फहरा रहे तो उसका वीडियो दिखाइए। तो अब इस पर भी चर्चा चल रही है दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मान लीजिए कि तिरंगा फहराया भी गया, तभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का झंडा तिरंगा तो नहीं है, तो उसको फहराने की क्या जरूरत थी? उसको सिंपल लगा दिया जाता, लेकिन उसमें फूल बांधकर फहराया गया और फिर भारत का तिरंगा भी फहराया गया। तो क्या भारत का तिरंगा और बीजेपी का जो ये झंडा है दोस्तों कमल कीचड़ वाला, क्या ये भारत के तिरंगे के बराबर हो जाएगा? इसका जवाब तो इनको देना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल ने उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। बुंदेलखंड रीजन के अंदर टोटल मिलाकर 53 सीटें हैं दोस्तों, और यहाँ पर कांटे का मुकाबला चल रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। यानी 53 में से इंडिया गठबंधन यहाँ 28 सीटें जीतने की स्थिति में है दोस्तों, जबकि एनडीए गठबंधन 22 सीटें जीतने की स्थिति में है। बसपा को 1 सीट और अदर्स को 2 सीटें मिल सकती है। कहने का मतलब टोटल 53 सीटों में से इंडिया गठबंधन 28 और एनडीए गठबंधन 22 सीटें जीतने की स्थिति में है। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि एनडीए गठबंधन को जो 22 सीटें मिल रही है तो 39 से 45% के आसपास इनका वोट शेयर होगा, और इंडिया गठबंधन का 28 सीटें, कहने का मतलब 44% से लेकर 49% के आसपास का इनका मतदान प्रतिशत होगा। बसपा का 1 सीट 2 से 2.5% के आसपास का मतदान प्रतिशत रहेगा, जबकि अदर्स का 0.5% से लेकर 1.2% के आसपास का वोट शेयर रहने वाला है। तो घूम फिरकर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर के आधार पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे आगे है। उसको 44 से 49% वोट, यानी सपा कांग्रेस मिलकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस बुंदेलखंड क्षेत्र में देने जा रही है। बुंदेलखंड वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर अगर स्थिति अच्छी रही इंडिया गठबंधन के लिए तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के इलाकों में अमूमन भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा प्रभाव रहता है। कहने का मतलब एब्सोल्यूट डोमिनेंस रहता है बीजेपी का। इस क्षेत्र में इंडिया गठबंधन अगर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है दोस्तों, 28 सीटों तक पहुंच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ संकेत दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात है, 10 साल से भाजपा सरकार है और जनता चोरी के से लेकर प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य जी का अपमान, दलितों पर हो रहे अत्याचार और राज्य के अंदर खराब कानून व्यवस्था के मामले को लेकर जोर शोर से योगी सरकार को घेरा जा रहा है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो बताएगा। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान आता है दोस्तों। महुआ मोइत्रा कहती है कि बंगाल के नादिया जिले के अंदर जो प्रशासन है उसने देर रात कृष्णानगर के सर्किट हाउस का रूम खाली करने को कहा। उन्होंने कहा कि रूम खाली करने से मना करने के बाद सर्किट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी। इस घटना को लेकर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा दोस्तों। इसमें सुरक्षा और प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। प्रशासन की ओर से बार बार फोन और मैसेज का कमरा खाली करने के लिए कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे गोलियों का सामना करने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ और पीछे नहीं हटने वाली हूँ। महुआ मोइत्रा की तरफ से कही गई इन बातों पर आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। महुआ ने कहा कि 2029 तक निर्वाचित सांसद है। लोकसभा का सत्र शुक्रवार को खत्म हुआ और वो कृष्णानगर के सर्किट हाउस में पहुंची दोस्तों, जो सांसद के तौर पर उनका आधिकारिक आवास भी है। तो ऐसे में महिला सांसद होने के नाते सर्किट हाउस में ठहरने के बावजूद प्रशासन ने उन्हें कमरा खाली करने के लिए रात में आदेश दिया। महुआ मोइत्रा ने कमरा खाली करने से इनकार कर दिया, तो उनके मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से बार बार फोन किया गया, मैसेज किया गया और कमरा खाली करने के लिए जबरदस्ती बोला गया। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भाजपा के गुंडे गेट के बाहर महुआ मोइत्रा का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर महुआ मोइत्रा अपने घर से बाहर निकलती, रूम से बाहर निकलती, तो उनके साथ क्या करने की फिराक में बैठे हुए थे ये बीजेपी के गुट बनाकर आए गुंडे? इसका जवाब भाजपा वालों को देना चाहिए दोस्तों। इन सबको गिरफ्तार करके ले जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि रात में महुआ मोइत्रा जो देश की एक महिला सांसद है, उनके लोगों को और उनको डराने के लिए ये क्या इकट्ठे हो गए थे? यानी भीड़ तंत्र बनाकर महुआ मोइत्रा देश के सांसद के साथ एक अघोर अन्याय का मामला सामने आने वाला था दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि महुआ मोइत्रा एक फाइटर है और फाइटर लोग बीजेपी को बंगाल में पसंद नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो वो भाजपा के सारे अहंकार को तोड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है उसे पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ अगर आरएसएस की आवाज को दबाया गया तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया दोस्तों। इसे लेकर तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया। आरएसएस वाले अचंभित हैं कि हेलो हाय ये क्या सुन रहे हैं हम लोग। दूसरी तरफ कट्टर आरएसएस विरोधी हैं, वो आरोप लगा रहे कि राहुल गांधी भी संघी हैं। इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है दोस्तों। कुल मिलाकर पूरा मामला यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति की आवाज को दबाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देश के अंदर सबको बोलने का अधिकार हो, सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन और किसी एक समुदाय के लिए ज्यादा
ज्यादा अधिकार और दूसरे समुदाय को कोई अधिकार नहीं, हम इस रास्ते पर कतई नहीं चलेंगे। और इसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस की आवाज को दबाया गया तो हम उसकी रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस के समर्थन में राहुल गांधी खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि देश के अंदर हर तरीके की आवाज कान तक पहुंचे, देश के अंदर हर तरीके की आवाज आपस में सुनाई दे और लोग चर्चा करे और एक गहन अध्ययन के बाद, चर्चा के बाद कुछ बड़ा निकलकर सामने आए। तो ऐसे में किसी एक संगठन को लेकर ये कहना कि ये होगा तो वो हो जाएगा और उसके बाद राहुल गांधी को इस बात को लेकर जज करना कि राहुल गांधी इस मामले से जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी आरएसएस को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। तो अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की बौद्धिक क्षमता रखने वाले लोगों को 10 बार विचार करना चाहिए और उनको इस मामले पर नहीं ही बोलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी आरएसएस और संघ के करीब है तो एक बार उनको राहुल गांधी का रिकॉर्ड देखना चाहिए दोस्तों, और संघ वालों का बयान देखना चाहिए। इनको डर किसे लगता है? अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है जब सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे पर आरोप लगाने की जगह सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, और वैसे भी देश के अंदर लोकतांत्रिक आवाज को बोलने का मौका मिलना चाहिए। सबको पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के शासन काल के दौरान आरएसएस वाले गड़बड़ियां करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस ही है जिसने संघ पर कई बार बैन लगाया है और आगे भी बैन लगाने में हिचकिचाएंगे नहीं। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू को लेकर जो बीजेपी के लोग विवादित बयान देते हैं दोस्तों, नेहरू की छवि कमतर करके दिखाने की कोशिश की जाती है। जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि भारत जिसे लेकर हमने एक सपना देखा था, जिसे लेकर सुभाष बाबू ने सपना देखा था, शहीद भगत सिंह ने सपना देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अंबेडकर जी ने सपना देखा था। तो यहाँ पर नेहरू जी का भी नाम ले रहे नरेंद्र मोदी, तो शायद इनको अकल आ गई होगी। लेकिन घूम फिर कर बात यह है कि दोस्तों बीजेपी वालों को पता है कि नेहरू के खिलाफ लड़ेंगे तो नेहरू से तो कभी नहीं जीत पाएंगे। आप लोग की जो भी राय है लेकर जुटा